हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज हम साइकोलॉजी के कर रहे हैं इसमें स्टेट नवंबर 2022 के बारे में। तो साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक रहेगा लर्निंग यानी कि अधिगम। अधिगम में ये दे रखा हमारे पास है कि अधिगम की आपके पास क्या क्या विशेषताएं रहेंगी। पहली बात तो ये होता है क्या अधिगम क्या होता है। अधिगम होता है किसी न किसी चीज को हमें सीखना। नई चीज जो भी सीखते हैं वो हमारे पास क्या है अधिगम है। हमारे जो व्यवहार हमारा बिहेवियर है उसमें चेंज आना, ये भी क्या है अधिगम है। समझ गए। जब हमारे व्यवहार में किसी प्रकार का चेंज आता है, कोई नई एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे व्यवहार में क्या होता है कि चेंज आता है। ठीक है, तो हमारे क्या हो रहा है हमारा अधिगम हो रहा है, यानी कि लर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है कि अधिगम है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने हमें इसके ऊपर परिभाषाएं दी, अपनी डेफिनेशन बहुत सारी दी हैं। किसी ने ये बताया कि व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है, किसी ने ये बताया कि नई चीज का आभास होना, नई चीज की अनुभूति होना, ये भी क्या है अपने आप में अधिगम है। ठीक है, तो इस प्रकार से डेफिनेशन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी है इसमें। गिलफोर्ड ने दे रखी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है अधिगम है। ठीक है, वुडवर्थ ने दे रखी कि नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जित करने की प्रक्रिया क्या है अधिगम है। तो मतलब मेन मोटिव ये आता है कि हमारे व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन आता है कुछ चीज सीखने से, और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या हो रहा है यहाँ पर अधिगम हो रहा है। समझ गए, मेन पॉइंट ये है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, एग्जाम पॉइंट में विशेषताओं का मेन रोल रहेगा इसमें। ठीक है, तो अधिगम की विशेषताएं क्या है। अधिगम एक संपूर्ण जीवन चलता रहता है, ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। कुछ ना कुछ तो इंसान सीखता रहता है, अपने अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अनुभवों से व्यवहार में परिवर्तन होना भी क्या है, मतलब कुछ व्यवहार में परिवर्तन आना भी क्या है अधिगम है। संपूर्ण जीवन चलता रहता है। पहले पॉइंट तो ये है कि अधिगम जो हमारा संपूर्ण जीवन चलता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। सेकेंड पॉइंट है कि उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए। अधिगम के लिए कोई ना कोई हमें क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि अधिगम क्यों हो रहा है, किसके पर्पज से हो रहा है। कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। अधिगम विवेकपूर्ण। अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी। मतलब अधिगम हम ग्रुप में भी सीखते हैं। ठीक है, यदि कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो भी क्या हो रहा होगा अधिगम हो रहा है। व्यक्तिगत भी सीख सकता है वो। ठीक है, व्यक्तिगत कोई अकेला पढ़ रहा है या अपनी कुछ किताब में पढ़ रहा है, तो क्या हो गया व्यक्तिगत हो रहा है। अपनी किताब से अकेला बैठ के पढ़ रहा है व्यक्तिगत। क्लास के रूम के अंदर पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा सोशल हो जाएगा, सामाजिक हो रहा है। या समाज के अंदर बैठ के बच्चा कुछ सीख रहा है तो क्या हो रहा है सामाजिक। बुक के अंदर अकेला बैठ के पढ़ रहा है व्यक्तिगत, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी चेंज होगा ना। किताब को पढ़ के अपने थॉट चेंज होंगे, विचार चेंज होंगे। ठीक है, उसके व्यवहार में चेंज आएगा उससे। तो ये क्या हो रहा है व्यक्तिगत, ये हो जाएगा सामाजिक। अनुभवों की व्यवस्था है। अधिगम क्या है कि अनुभवों की व्यवस्था है। अनुभव कैसे, जैसे हम अपना एक्सपीरियंस होगा हमारा, कुछ ना कुछ तो हम नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें नया सीखते हैं। ये आज जो हम सीख रहे हैं अपने ऊपर करके देखो, तो हमने जो कुछ साल पहले हमने देखा होगा, उस एक्सपीरियंस से हमने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वो क्या है अधिगम है। यानी कि अनुभवों से, अनुभवों की व्यवस्था, एक्सपीरियंस की पूरी लिस्ट जो स्टेप बाय स्टेप जो हमने किए हैं वो भी क्या है अधिगम है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना एक क्या है मानसिक प्रक्रिया। ये तो हमारे मस्तिष्क का काम है, ये दिमाग का काम है, एक मानसिक प्रक्रिया होगी सीखना, और ये सक्रिय होता है। अधिगम क्या है कि एक्टिव चीज है, यानी कि सक्रिय रहता है। ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय रहेगा, सक्रिय रहता है अधिगम। उसके बाद में अधिगम वातावरण की उपज है। इन्वायरमेंट का बड़ा रोल रहेगा। अच्छा इन्वायरमेंट है तो अधिगम क्या होगा, अच्छा अधिगम होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट का बहुत इसमें अधिगम सीखने के लिए हमारे पास इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल रहता है। अधिगम क्या है, विकास है। अधिगम से डेवलपमेंट होती है ना। अब कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, उससे क्या कुछ ना कुछ तो विकास होगा हमारा। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी क्या है ये कंप्लीट सारे डेवलपमेंट को, अब इस कंप्लीट डेवलपमेंट को लेकर चल रहा है अधिगम। और परिवर्तन भी आता है। अधिगम परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। ठीक है, जिससे हमारा कुछ ना कुछ व्यवहार चेंज होगा और इससे हमारे क्या हो रहा है अधिगम हो रहा है। तो अधिगम की जो विशेषताएं हैं, ये इस प्रकार से 10 विशेषताएं हमने यहाँ नोट करवा रखी हैं। तो ये पर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो आप।
करो नोट डाउन इसको। इसमें आगे कंटिन्यू है भाई। इसमें अधिगम की विधियां क्या है, लर्निंग की विधि क्या है हमारे पास, किस किस मेथड से हम सीखते हैं। अधिगम क्या होगा, किस किस मेथड से हमारा अधिगम होगा। देखो, करके सीखना, यानी किसी काम को अपने हाथ से करके देखते हैं ना, वो करके सीखना होगा। इससे क्या होगा, करके सीखने से अधिगम है ज्यादा होगा, अधिक होगा, ठीक है। और इसमें जल्दी भी अधिगम होगा हमारा, सीखना भी क्या होगा, जल्दी होगा करके सीखने से। बच्चा किसी काम को अपने हाथ से करके सीखे, वो क्या होता है, जल्दी सीखता है, समझ गए। तो करके सीखना ये होगा। निरीक्षण के द्वारा सीखना, इससे अधिगम हो रहा है। निरीक्षण के द्वारा सीखना, यानी किसी चीज को बच्चा क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, भाई क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसे निरीक्षण करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास से अधिगम हो रहा है, ठीक है। किसी चीज का, किसी हमने मान लीजिए पेड़ पौधों के बारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे, पार्क में किसी और जगह पे है ना, बच्चों को टूरिस्ट जगह पे ले जाके हमें बच्चा वहां निरीक्षण करके देख सकता है कि क्या इसका अधिगम हो रहा है, ठीक है। इससे भी क्या होगा, अधिगम हो जाएगा, अवलोकन करके बच्चा कर सकता है। परीक्षण के द्वारा सीखना, परीक्षण के द्वारा बच्चा खुद अपना टेस्ट करके देखेगा, भाई खुद अपने क्या करेगा, टेस्ट करके देखेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा बच्चा। एक्सपेरिमेंट करने से भी क्या हो रहा है, अधिगम हो रहा है, ठीक है। कोई जैसे बच्चा साइंस लैब में जाता है, तो वहां क्या करेगा, अपने एक्सपेरिमेंट करेगा, अपने हाथ से करेगा। कोई केमिकल है, केमिस्ट्री लैब में गया तो क्या करेगा, केमिकल डालेगा, क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कौन से केमिकल डालने से क्या रिएक्शन हो रही है, तो अपने हाथ से करेगा। वो क्या होगा, वो उसका परीक्षण के द्वारा सीखेगा। एक्सपेरिमेंट अपने हाथ से करने के बाद में जो सीखेगा वो भी क्या हो रहा है, अधिगम हो रहा है। इसके बाद में है सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना। जो ग्रुप में विधियां होती हैं उससे भी क्या होता है, अधिगम होता है। जैसे कि वाद विवाद, वाद विवाद में बच्चा क्या करेगा, आपस में ग्रुप में हो गए, ठीक है। एक अकेला बच्चा तो वाद विवाद कर नहीं सकता, तो ग्रुप में हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वार्तालाप विधि हो गई, वाद विवाद हो गई, ऐसे विधियां होंगी ना। इससे क्या हो जाएगा, बच्चा सीखेगा। तो प्रोजेक्ट मेथड भी होता है भाई, ठीक है। वर्कशॉप हो जाए कोई, वर्कशॉप में बच्चा क्या करेगा, सीख सकता है। सामूहिक हो गई हमारे पास, यानी कि ग्रुप में है ना, किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं, कोई हमारे पास कोई प्रोग्राम कर रखा है, किसी सम्मेलन में जा रहे हैं, वहां भी क्या कर रहे हैं, बच्चे सीखते हैं। मेले में जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सीखते हैं वहां पर, ठीक है। ये क्या हो रही है, हमारी सामूहिक विधियां हो रही है। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधियां हैं वो अलग हो जाती है, हमारे ग्रुप में कर रहे हैं या फिर टीचर है, बच्चा कर रहा है, तो वो हो जाएंगे व्यक्तिगत और सामूहिक, फिर अलग अलग फर्क हो जाएगा उसमें। मिश्रित विधियां, मिश्रित विधि में सीखना क्या होगा, सभी विधियां जो हो जाए उसमें अंदर मिला दिया जाए, वो हमारी मिश्रित विधियां हो जाएंगी। जैसे कि कुछ विधि ऐसी होती है जो अंश से पूर्ण की ओर होती हैं, कुछ विधियां होती हैं पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि बड़ी सामग्री हमारे पास कोई, उसको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट के हम बच्चों को देंगे, तो क्या हो जाएगा वो, यानी कि अंश की ओर जा रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विधियां होंगी हमारे पास, करके सीखना, निरीक्षण के द्वारा सीखना, परीक्षण के द्वारा सीखना है, एक्सपेरिमेंट बच्चा करके सीखेगा, सामूहिक विधियां, मिश्रित विधियां, इनसे क्या हो रही है, अधिगम की विधियां। इसको करो नोट डाउन। इसके आगे वही अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत क्या है और किसने दिए थे ये, तो अधिगम का सिद्धांत की बात की जाए तो हमारे पास एक यहाँ साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एस थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक का नाम आता है इसमें। अधिगम के सिद्धांत के लिए किसका नाम आता है, थॉर्नडाइक का। कहाँ के थे ये थे यूएसए के, यूएसए के थे ये साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक। इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि बार बार प्रयत्न करो, भूल जाओ, फिर अपना अभ्यास करते रहो, बार 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 बार, तो कुछ ना कुछ आप अचीव कर लोगे। लगे रहोगे, बार बार करते रहोगे तो कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। यही ने सिद्धांत दिया था अपने, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। समझ गए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, इजी वे से पूछेगा तो यहां से पूछेगा, बिल्कुल इजी वे से पूछेगा तो क्या पूछेगा,
प्रयत्न एवं बोध का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। उसके अगले स्टेप पे चलते हैं। इसने अधिगम के नियम दिए थे भाई, ठीक है, अधिगम के क्या दिए थे? नियम, सीखने के नियम बताए थे कि कैसे सीख सकते हैं हम। तो प्राथमिक यानी कि मूल जो नियम बताए थे उन्होंने वो 3 दिए थे हमें। कितने दिए थे? 3। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसने अधिगम के जो प्राथमिक या मूल नियम जो दिए थे वो हमारे पास आए थे 3। पहला है तत्परता का नियम, सेकंड है अभ्यास का नियम, फिर प्रभाव एवं संतोष का नियम। तत्परता के नियम के लिए क्या है कि मतलब सीखने के लिए, अधिगम के लिए क्या हो, कोई भी अधिगम करने के लिए तत्पर हो, यानी कि तैयार हो। सीखने के लिए क्या हो? तैयार हो, तत्पर हो। वो हमारे पास बोल रहा है तत्परता का नियम। जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसको अधिगम में नहीं करवा सकते। अधिगम सीखने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों से, ठीक है। मानसिक और शारीरिक रूप से उसको क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, यानी कि उसको तैयार करना पड़ेगा सीखने के लिए। ये हमारे पास पहला रूप बोलते हैं इसका, तत्परता का नियम। सेकंड आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम बोलता है कि किसी भी चीज को यदि आप बार बार करोगे ना तो अभ्यास हो जाएगा, और बार बार करने से अधिगम हमारा क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। थॉर्नडाइक का मानना था कि बार बार किसी चीज को करते रहेंगे ना, बार बार गलती होती रहेगी, बार बार करते रहेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है? ये अभ्यास हो रहा हमारा। और यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारा अधिगम क्या होगा? स्थायी नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ टाइम के बाद में डिलीट हो जाएगा। यहाँ से स्थायी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि मैथमेटिक्स में यदि आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप 1 महीने के लिए छोड़ दो मैथमेटिक्स को, बिल्कुल टच मत करो उसको, तो क्या करोगे? कुछ टाइम के बाद में जो कंसेप्ट आता है ना उसमें से बहुत सारे कंसेप्ट भूल जाओगे, कंप्लीट नहीं भूल पाओगे, कुछ परसेंट उसमें से क्या हो जाएगा? भूल जाओगे। यदि बार बार उसको अभ्यास करते रहे तो क्या हो जाएगा? वो और अच्छा इंप्रूवमेंट होता चलेगा। थॉर्नडाइक का मानना था कि बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? अधिगम में अच्छा होता है। उसके बाद में था हमारे पास प्रभाव एवं संतोष का नियम। तीसरा नियम बताया था उन्होंने कि प्रभाव एवं संतोष का नियम। प्रभाव और संतोष के नियम के लिए ये था कि किसी न किसी चीज को हमने पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें या तो हमें पुरस्कार मिले या हमें किसी प्रकार दंड मिले। तो इस प्रकार से यदि हमें प्रभाव और संतोष के लिए बात की गई थी कि यदि हमें किसी न किसी चीज प्रशंसा की जा रही हो, कोई काम हम करेंगे जिससे हमें प्रशंसा मिलेगी या इनाम मिलेगा, कुछ न कुछ हमें प्रोत्साहन मिल रहा है उससे, तो हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव होगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रभाव और संतोष का नियम बोलता है इसमें। इसके बाद में है ये थॉर्नडाइक के 3 इसके क्या थे? मूल नियम थे, प्राथमिक नियम जो बोलते हैं इसको, पहले 3 नियम ये बताए थे। उसके बाद इसी तीनों के ही कुछ सहायक नियम बताए, कि गौण नियम। गौण मतलब ये 5 बताए थे, इनकी संख्या कितनी है? 5। क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि कितने नियम थे? गौण नियम 5 थे, मूल नियम थे 3। गौण नियम की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास ये को बोलते हैं सहायक नियम। सहायक नियम भी आ जाए या गौण नियम, इनके मदद करने वाले नियम ही दिए। पहले हमारे पास है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसी नियम को हम बोलते हैं प्रयत्न और बोध का सिद्धांत। बार बार आप किसी न किसी प्रतिक्रिया को करते रहोगे, ठीक है, उसमें क्या होगा? कुछ प्रतिक्रिया हमारी गलत होंगी, बार बार गलत करते रहोगे तो उसके बाद में कुछ कभी ना कभी तो उसकी क्या होगी? सही प्रतिक्रिया होगी। और ये हमारे पास प्रयत्न और बोध के सिद्धांत से कनेक्ट है, ये बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, इसी से कनेक्ट कर रही है। उसके बाद में है मानसिक शक्ति और मनोवृत्ति का नियम, यानी कि हमारे को क्या है? उसके लिए मन से, यानी कि ये दिमाग से हमें क्या होना पड़ेगा? उसको तैयार होना पड़ेगा, मानसिक रूप से हमें क्या करना पड़ेगा? उसको तैयार करना पड़ेगा। तो मानसिक शक्ति और मनोवृत्ति का नियम इसी में ही क्या है? गौण नियम है। ये तत्परता वाले के लिए क्या हो जाता है? मानसिक शक्ति वाला तत्परता के लिए सहायक नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम ये है कि किसी भी क्रिया को हम करेंगे, अधिगम करेंगे, तो उसमें हमें अंश से पूर्ण की ओर चलेंगे। कोई बड़ी सामग्री है उसको एक साथ में हम इकट्ठा क्या अधिगम नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना, सीख सकते उसको हम क्या करेंगे? टुकड़ों में सीखेंगे, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके
फिर सीखेंगे। तो अंश से पूर्ण की ओर चलता ही है। आंशिक क्रिया का नियम कहां से कहां चलता है भाई? अंश से शुरू होकर के पूर्ण की ओर चलता है, अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, आत्मीकरण का नियम है अगला, फोर्थ है आत्मीकरण का नियम। यानी कि हम किसी न किसी को क्या करें, जो हमने ज्ञान प्राप्त कर रखा है उसको आत्मसात करें। पहले सीखा हुआ ज्ञान को हम क्या करें, अब नए सीखे ज्ञान क्या करें, आत्मसात करें। आत्मीकरण का नियम बोलता है ये। ठीक है, जो हमने पहले कुछ सीख रखा है और अब कुछ सीख रहे हैं, दोनों कॉम्बिनेशन बना के उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। पहले सीखे हुए ज्ञान को आत्मसात करने का के लिए नियम आत्मीकरण का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम है जो हमने पहले सीख रखा है उसी नियम को हम क्या करें, साहचर्य करें कि उसके वो एक्टिविटी वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो जो टाइम जो था, जो इवेंट थी वो अब हमारे पास नहीं है। ये साहचर्य परिवर्तन नियम है उसके अकॉर्डिंग। जब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपने कई पर्सन देखे होंगे वैसे भी, तो अपने आप में है ना बड़बड़ाते रहते हैं। वो अपने आप में है ना, उन्होंने बात कर रखी होगी पहले दिमाग में, आज से मान लो 2 दिन पहले उनकी कोई बात हुई होगी किसी से, और या 2 घंटे पहले हुई होगी जो बात, वो बाद में है उसी बात को दिमाग में है ना अपने मन से बाहर निकाल लेते हैं। वो बोलने लग जाते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, हाथों की एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। वो इसी से शुरू करते हैं, साहचर्य परिवर्तन से शुरू करते हैं वो। ठीक है, साहचर्य परिवर्तन से शुरू होते हैं ये इसकी एक्टिविटी जो भी होती है। इसके बाद में ये हो गए इसके 3 ये नियम थे मेन। 5 स्टेज क्या थे, सहायक नियम थे, गौण नियम, ये हो गए कंप्लीट। उसके बाद में हमारे पास प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो है उसके नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है ये जरूरी नहीं है कि इसी नाम को दे, हो सकता है इन नामों को देगा, तो यहीं से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। इन नामों को देगा कि ये सिद्धांत किसने दिए थे। आपको पता है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन जो ये सिद्धांत है ना संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक का, इसी का नेम है। ये सारे निकनेम है इसके, प्रयत्न भूल सिद्धांत के निकनेम है संबंधवाद का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। किसी न किसी चीज को हम चयन करेंगे, वो भी क्या है सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने दिया था, इसी का नेम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का क्या है, ये भी थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया। चयन का सिद्धांत, चयन संबंध का, और संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था भाई। बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है, और SR थ्योरी और आवर्ती में बार बार रिपीट होना, ठीक है, ये भी किसका था, थॉर्नडाइक का था। इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा आपसे कि प्रयत्न भूल का सिद्धांत, उसको एग्जामिनर को सब पता है कि ये सब ने रट रखे हैं, लेकिन ये बच्चों के याद नहीं है, इसलिए पेपर क्या होगा, ये पूछेगा, पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। संबंधवाद का सिद्धांत फिर बता रहा हूं, थॉर्नडाइक ने दिया था। चयन और संबंध का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का संबंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। SR थ्योरी, SR थ्योरी भी किसकी है, ये इंपॉर्टेंट है, SR थ्योरी दे देगा, ये भी इसी की है। आवर्ती सिद्धांत ये भी किसका है, ये भी इसका थॉर्नडाइक का है। एक चीज और है, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर ये सारे सिद्धांत अप्लाई करके ये नियम बताए थे, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर के ये सारे नियम अप्लाई किए थे। बिल्ली थी और मछली, ठीक है, बिल्ली को हमने क्या किया, थॉर्नडाइक ने पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और उसके बाद क्या लटका दिए, मछली लटका दी। बिल्ली को क्या हुआ, भूख लगी, भूख लगते ही यानी कि ये तैयार हो गई अब खाने के लिए, तत्पर हो गई है। अब उसने क्या किया, पिंजरा बंद था, बार बार उसने कोशिश की, बार बार फटफटाती रही, वो पिंजरा खुला ही नहीं। पहले तो वो तैयार हो गई, तत्परता का नियम हो गया यहाँ पर। फिर उसने क्या किया भाई, बार बार कहीं ना कहीं उसने कोशिश की, ट्रिगर लगा हुआ था, गलती से ट्रिगर दब गया, तो क्या हुआ, ये खुल गया, ठीक है, ये क्या हो गया, खुल गया। क्योंकि बिल्ली को पता था कि मैं बार ये अभ्यास करते करते क्या हुआ, ये ट्रिगर दब गया, और गलती से ये क्या हो गया, खुल गया। खुलते इसको पता था कि मेरे को जैसे ये खुल जाएगा ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, प्रभाव यानी प्रोत्साहन मिलेगा, या इनाम मिलेगा, या इसको भोजन मिल जाएगा।
बिल्ली के लिए क्या था ये? भोजन। ठीक है, जो प्रभाव संतोष वाला नियम था ना, इसमें बिल्ली को मिल रहा था भोजन, मछली मिल रही थी बिल्ली को, समझ गए? तो उसने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था, और मछली इसका भोजन के लिए, वो भोग के लिए अपने कर रही थी। तो ये इसका ना अधिगम का सिद्धांत हो गया है। थोर्नडाइक के बारे में अच्छे से बता दिया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला थोर्नडाइक से अलावा। और अधिगम के इस सिद्धांत का जो थोर्नडाइक प्रयत्नपूर्ण सिद्धांत है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। थोर्नडाइक अच्छे से इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, तो ये बता रहा हूं, करो नोट डाउन।